नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और एक क्वेश्चंस के साथ भी कह सकते हैं इंक्लूड करता हूँ। एक कंपनी है और जहाँ हम लोगों ने देखा है कि एफआई और डीआई की खरीदारी, एफआई की बिकवाली रहा है, आम निवेशकों का नुकसान होती है। तो कुछ ऐसी कंपनियां भी रहती है जो मार्केट में स्टेबिलिटी की तरफ इशारा देती है, लेकिन क्या वो मार्केट में लंबे पीरियड के लिए स्टेबल रह सकती है? जो उस कंपनी का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक क्या परफॉर्मेंस लेवल बेटर क्रिएट कर पा रही है, या निवेशकों के जो टच करने वाली बात है, वो क्या लगातार बढ़ोतरी की तरफ इशारा देती है? चलिए जानने की कोशिश करेंगे। अनिल अंबानी ग्रुप्स की एक बड़ी दिग्गज कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस इंफ्रा। और रिलायंस इंफ्रा को लेकर के हम लोग जानेंगे आखिर इस कंपनी में क्या है, कैसे काम करती है, क्या-क्या चीज़ें हैं शामिल करती है और वो किस तरह अकॉर्डिंगली आंकड़ा लेके शामिल करती है। यदि रिसेंटली हम बात करें इस कंपनी को, तो ये ज़िक्र करती है, यदि आप इनके स्टॉक चार्ट को देखते हैं, तो हमने 1 साल की चार्ट को लिया और यहाँ पे देखा तो ये देखने को मिल रही है, जो इनका बॉटम रेंज हुआ करता था, वो बॉटम रेंज कब उन्होंने दिखा था? इस पोज़ीशन के आस-पास देखा था। 1 साल की हम बात कर रहे हैं और आज के टाइम में इनका जो बॉटम रेंज था, वो यहाँ पे आके अटकी पड़ी थी। यदि हम इस प्राइस से पुराने हिस्टोरिकल प्राइस की तरफ चलें, तो शायद ये ज़िक्र करता है कि इस प्राइस के आस-पास अटकी थी। तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल लिया। क्या सपोर्ट लेवल की लेवल लेने के बाद मार्केट क्या उछलने का काम करेगी? क्योंकि सपोर्ट लेवल यहाँ भी लिया था, यहाँ भी लिया था, यहाँ भी लिया था और निवेशकों ने यहाँ पे पैसे निकाले, यहाँ भी निकाले और यहाँ भी निकाले और यहाँ भी निकाले। ये कह सकते हैं कि एक लोगों ने पैसे निकाले, तो काफ़ी सारे लोगों के पैसे की वैल्यूएशन में कमी ज़िक्र करता है, क्योंकि मार्केट की यही एक फंडामेंटल और सही स्ट्रेटजी है। क्योंकि एक जगह लोगों का नुकसान तो एक जगह फ़ायदा होता है। पर हाँ, फिलहाल हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ से जो बाउंस बैक क्रिएट कर रही है, तो क्या ये आगे चल कर के एक लंबे पीरियड में स्टेबल रह सकती है? चलिए जानने की कोशिश करेंगे, कुछ सवालों के साथ जानने की कोशिश करते हैं। इनकी बिज़नेस मॉडल को जानने की भी कोशिश करते हैं। जहाँ तक इनका बिज़नेस मॉडल का सवाल है इस कंपनी का, तो वो ज़िक्र करता है कि इनके पास जो सोलर पावर प्लांट्स हो, ट्रांसमिशन हो, इलेक्ट्रिसिटी का कामकाज हो, तो इसमें इनका वेबसाइट्स ओपन होता है, जहाँ पे कंपनी के पास यदि बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात किया जाए, इनकी बिज़नेस मॉडल को देखा जाए, एनर्जी सेक्टर में कंपनी का कारोबार है, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स का कामकाज है, जहाँ पे फिलहाल ये रोड हो, मेट्रो हो और एयरपोर्ट्स की बात कहती है। लेकिन ये पूरे के पूरे क्या है, इनका जिसके अलावा ई&सी हो, डिफेंस सेक्टर के लिए कामकाज हो, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन इसी चीज़ को लेकर ये डिक्लेरेशन देती है, जहाँ पे इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड हो, मेट्रोज हों, डिफेंसेस हों। अब सवाल ये आती है, जो आज के टाइम में इनके हाथ में कितने पैसे की ऑर्डर हैं और कितने पैसे की ऑर्डर पेंडिंग है, और क्या जो नई बिड्स बना रही है उसमें कुछ बड़ी हाथ लगा है कि नहीं लगा? कि मार्केट आगे जो सस्टेन करेगी, उसके लिए उनका बिज़नेस होना ज़रूरी है। और बिज़नेस के साथ-साथ जो रिस्क फैक्टर है कंपनी का, कर्ज़ पे ली हुई जो जो पैसे हैं उसको क्या लौटा पा रही है टाइम टू टाइम? क्या रेटिंग को लेकर के जो आती है क्रेडिट रेटिंग की तरफ से, क्या वो लगातार इम्प्रूवमेंट की तरफ है या फिर लगातार डिक्लाइनिंग रेशियो की तरफ वो नहीं जा रही है? एक रिसेंटली अपडेट की बात करूँ तो कंपनी ने एक अपडेट दिया था। इनका जो रेटिंग है, उस रेटिंग को लेकर हमने लास्ट अपडेट देखा, तो वो ज़िक्र करता है इनके जो कंपनी कहती है कि रेटिंग इनका डी ग्रेड में रखा है और डी ग्रेड में जो रेटिंग है वो उसको रीअफ़र्म किया है। रिसेंटली की बात करें तो कंपनी ने ये कहा है कि इनका जो सेटलमेंट होती देखी जाती है, जो रिसेंटली भी एक सेटलमेंट हुआ है और सेटलमेंट में कंपनी ने जिक्र किया कि वन टाइम सेटलमेंट किया है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक से उसने लोन लिया था। उन्होंने 4 मार्च को सेटलमेंट किया। कहते हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ द एंटायर डेट्स, जो कि अमाउंटिंग था, जो कि करीब-करीब 90 करोड़ का था, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट। द कंपनी हैज़ द ड्यूली पेड इन द सेटलमेंट। और 90 करोड़ में इसका सेटलमेंट करती है। सोचिए, जो भी कर्ज लिया होगा इससे, जो कि इनका 100 करोड़ या 200 करोड़, लेकिन 90 करोड़ में इन्होंने सेटलमेंट किया अपने इसी कंपनी को लेकर के। और शायद कंपनी के पास क्या फंड है नहीं है, लेकिन सेटलमेंट होता देखा। लगातार कुछ ना कुछ सेटलमेंट होती रहती है कंपनी को, तो इसके लिए ये एक आवश्यक चीज़ ये हो जाती है, तो यदि कंपनी
लगातार अपने लोन को पेमेंट कर रही है, चाहे वो सेटलमेंट करके, चाहे कुछ किसी भी तरीके से, चाहे फंड रेज करके। तो क्या लगता है कि शायद आगे चल कर के जो कंपनी का स्ट्रांगनेस है, वो थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रांगनेस, फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रांग हो सकता है। चलिए एक एक पेज और आगे चलते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं आज के सिचुएशन में कंपनी है क्या। देखिए, ये आज के सिचुएशन की बात करें तो आज के सिचुएशन में कह सकते हैं कि अंडर वैल्यूड कंपनीज हैं फ्रॉम द बुक वैल्यू। वही इंट्रेंसिक वैल्यू के मुताबिक भी कंपनी का कामकाज रहा। यदि आप आज के सिचुएशन में हम लोगों ने देखा कि लगातार जहां बड़ी से बड़ी दिग्गज कंपनी 52 वीक के लो पे आ गई, और तो इस लो वाले सिचुएशन में इसका जो प्राइस है वो काफ़ी बेटर रहा है। ऊपरी सतह से बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं दर्ज करती, 351 से टूट के 236 पे आया है। 10 करीब 9,300 करोड़ की मार्केट कैप है। अब जो संकेत यहाँ पे आता है, यहाँ पे देखिए स्टॉक पी को लेकर, ये भले ही आज 236 रुपए के स्टॉक प्राइस हो, लेकिन यदि आप इनकी अर्निंग पर शेयर के हिसाब से आज के टाइम में मल्टीपल ढूंढते हैं तो काफी ज्यादा कॉस्टली लगता है। इनकी स्टॉक प्राइस भले ही 236 का हो या 200 रुपए का हो या 200 रुपए से नीचे। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? तो ये जो डेटाबेस निकल के आती है वो निकल के आती है लास्ट 12 महीने को लेकर के, जिसकी वजह से अर्निंग पर शेयर हमने देखा कि करीब करीब 8 रुपया है। नेट इनकम मार्जिन भी है, लेकिन जो करंटली इंप्रूवमेंट होती है उससे थोड़ा सा सेटअप करने की जरूरत है। जहाँ ROE ROC कुछ निगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव तरफ इशारा देती है। जो प्रमोटर्स हैं, अर्थात जो रिलायंस इंडस्ट्रीज अर्थात रिलायंस जो कंपनी है इनकी, अनिल अंबानी साहब की रिलायंस ग्रुप की बात करें तो करीब 16% की होल्डिंग बची है। रेस्ट तो उन्होंने निवेशकों के, आम आदमी के पास ट्रांसफर कर चुके हैं और कंपनी में डेट्स आज भी काफी कम धीरे धीरे करती देखी जा सकती है। और ये कंपनी कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज इंगेजिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थ्रू द वेरियस स्पेशल पर्पज को लेकर के, जहाँ पे उन्होंने चाहे सेवरल सेक्टर सचाए, तो चाहे पावर हो, रोड हो, मेट्रो हो, रेल हो, जैसे कि अलग अलग सिटीज में ये मेल मेट्रो रेल भी का कामकाज रहा है। यदि रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव डेटा को देखते हैं तो वायो वाई पे देखने को मिलता है कि साथ इसमें ग्रोथ लेवल बनी है, चाहे क्यू और क्यू में पिटाई होती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ लेवल बनी है लेकिन पिटाई होती देखी गई। और देखिए, कई बार हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी, जिसको कहते हैं एक्सेप्शनल कंपनी ने लॉस बुक किया है। एक्सेप्शनल लॉस के पीछे का वजह क्या है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कंपनी ने एक्सेप्शनल लॉस बुक करके बुक्स को सेटअप किया है। ये एक्चुअल में लॉस है या नहीं है, ये तो एक अलग मामला हो जाती है, क्योंकि इनका उस बिजनेस से तो शायद लॉस नहीं दिखती है, लेकिन लॉस भी होगा तो शायद इनके लिए अभी की सिचुएशन में ये लॉस दर्ज करती, जो कि 3,000 करोड़ के आसपास। तो उसके मुताबिक यदि वायो वाई पे कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। और यदि यहीं तक सीमित हो जाए या फिर अगले साल दोबारा कुछ कंपनी लॉस बुक कर दे तो थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है। या तो उन्होंने लॉस की बात किया है या फिर बुक्स को एडजस्टमेंट करने की बात शामिल किया है। इसके अलावा यदि हम इनकी ईयरली ग्रोथ की तरफ चलें तो कंपनी का ईयरली ग्रोथ जो है लगातार बेटर रहा है। पिछले कुछ दिनों से प्रॉफिट भी अच्छा खासा रहा। स्टॉक प्राइस CGR एक तरह से ऑन एवरेज 8-10% की रिटर्न क्रिएट कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल निगेटिव इम्पैक्ट डालती हुई देखी गई। और यही सिचुएशन यदि कंपेरिजन करते हैं, कंपेयर फ्रॉम द इनकी पेयर्स कंपनी से, तो कहते हैं कि लार्सन टुब्रो हो, एक्मी सोलर हो या टेक्नोटेक हो, रिलायंस इंफ्रा, ऐसे कंपनी की बात किया जाए तो वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से इनका स्टॉक काफी ज्यादा वेटेज दर्ज करता है, वेटेज दर्ज करता है। यदि अर्निंग पर शेयर के हिसाब से देखते हैं तो जहां इससे सस्ते रेटों में LNT हो, एक्मी सोलर हो जैसे कंपनी मिल जाती है तो वहां इनका वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाइक पे चिंता की विषय बनती जाती है। इसके अलावा यदि हम कंपनी की डेट्स के बारे में चर्चा किया, यदि हम बुक वैल्यू के मुताबिक देखा तो मार्केट की रेस में इनका कोई नंबर ज़्यादा जिक्र नहीं करता, अंडर वैल्यूड के श्रेणी में जिक्र करता है। होल्डिंग में देखा गया कि FI और DI की बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं है। आम निवेशकों के पास ज़्यादातर होल्डिंग अब शिफ्ट हो चुकी है। नेट इनकम मार्जिन को देखा जाए अभी तक की लास्ट 12 महीने में, इससे ज़्यादा तो एक्मी सोलर और लेंटी जैसे कंपनी कमाती है। इनका परसेंटेज ऑफ जो अर्निंग सेविंग मोड है वो काफ़ी कम है।
क्योंकि अभी तक का जो इनका रिकॉर्ड रहा, रिजर्व काफ़ी अच्छा रहा है। रिजर्व को लेकर कोई चिंता नहीं, क्योंकि इन्होंने चिंता इस बात को लेकर के, जो कंपनी के पास जो कर्ज था ना, वो आज भी कर्ज 6,000 7,000 करोड़ की जिक्र करता है। और सारे के सारे कर्ज कहाँ यूटिलाइज करके रखी है, वो सारे के सारे फंड जो हैं, वो चाहे फिक्स एसेट्स के अंदर की बात करें, अदर एसेट्स के अंदर की बात करें, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। अदर एसेट्स में काफ़ी अलग अलग पोजीशन दर्ज करते साथ अपने ग्रुप कंपनी को उन्होंने लोन दिया हुआ है। कैश में भी कुछ फंड था जो सितंबर तक के डेटा की बात कहती थी। यदि हम निवेशकों के इंटरेस्ट जानने की कोशिश करें तो करीब करीब कह सकते हैं कि 7 लाख से ज़्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट इस कंपनी से जुड़ा हुआ है। जहां एफआई की कोई बहुत बड़ा होल्डिंग की बात 9% होल्डिंग होल्ड करता है। डीआई की बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, जो था वो भी निकल गया, जिसमें एलआईसी की नाम शामिल करता है। यदि हम आम पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो आम पब्लिक में जो आती है उसमें ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड उनके ग्रुप की है या नहीं है। इसका मैथ्यू स्लेंट शायद उनके ग्रुप शायद प्रमोटर्स ग्रुप से फिलहाल ये बिलोंग करते होंगे। तो ये ऐसे कुछ नाम तो शामिल होता है जिनमें शायद उनकी खुद की कंपनी है, या फिर कोई ऐसी कंपनी है जिनका कुछ प्रोजेक्ट और जॉइंट वेंचर के साथ कुछ कामकाज हुआ होगा। रिसेंटली अपडेट को लेकर हमने देखा, यदि रिस्क फैक्टर की बात किया तो कंपनी में आज भी रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा बुल है कंपैरिजन टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द जो रिवार्ड्स पॉइंट उसको लेकर के। लेकिन यदि चार्ट लेवल को हम देखते हैं पिछले 3 साल की, तो 3 सालों में ये जिक्र करता है कि यदि आप इनकी प्राइस को देखते हैं, इस पोजीशन से मैं इसके सपोर्टिंग लाइन को लेता हूँ और इस सपोर्टिंग के आसपास से देखता हूँ तो मार्केट कहाँ पे आके अटकी पड़ी है। ये जिक्र करता है कि यहाँ से यदि अपर ट्रेंड के लिए मार्केट खुलता है तो यहाँ पे मार्केट कहाँ तक स्टेबिलिटी है। इनके सपोर्टिंग, पहला सपोर्टिंग तो यही था जहाँ पे इन्होंने स्थिरता बनाई है फिलहाल के लिए। फिर ये बनता है और ये एक सवाल बन जाती है कई बार कि आखिर टारगेट क्या है और एशल क्या है। इन दोनों के लिए हम एक करेक्टली गोल्डन रूल की बात कहते हैं। हमेशा कहता हूँ कि दोस्तों, मार्केट में जब भी अपना पैसा बनता दिखे, प्रॉफिट बनता दिखे, तो प्रॉफिट को समेटने की थोड़ा सा आदत डालनी पड़ती है। और अदरवाइज यदि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके लिए भले ही आज नुकसान में है, लेकिन वो कल परसों तरसों काफ़ी बेटर रिजल्ट क्रिएट कर पाएगी, जो उसका एक्सपायरी नहीं है, जिसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जिसका बेस स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, तो शायद वो कल भी रिटर्न क्रिएट कर पाएगी। अदरवाइज कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो हम लेके आते हैं जिसमें एक्सपायरी का डर होता है या उसको लगातार गिरने की आशंका होती है, उसको फिर हमें कुछ नहीं कर सकते, उसको लॉस ही बुक करना पड़ेगा। इसलिए इस सिचुएशन को समझते हुए खुद की एक्सपेक्टेशन, खुद के डिसीजंस मेकिंग के बेसिस पे मार्केट में स्टेबल रहने के प्रति ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।